अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज का जो हमारा यहाँ पे सेशन है वो जस्ट एक सेशन होगा, एक मीटिंग होगी हमारी 40 मिनट्स की, और उसमें आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम्प्लीटली कवर द टॉपिक। तो उसको ज़रा काम स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा असल में मेरी वालदा की तबीयत अभी अचानक से डिस्टर्ब हुई है थोड़ी, तो मुझे ज़रा उनके साथ जाना भी है। तो जस्ट उसको हम एक सेशन करके वाइंड अप करेंगे। अच्छा देखें, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, उस लेक्चर की जो क्लोजिंग हुई थी, तो उसमें हमने केसी केपी रिलेशंस जो हैं वो हमने वहाँ पे पढ़े थे, और उसके बाद हमने वहाँ पे अगला एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक था, केएसपी का टॉपिक था। वो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो एक छोटी सी डेरिवेशन थी केएसपी की, पहले तो हमने उसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद उस छोटी सी डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स हमें मिले थे, तो उन रिजल्ट से हमने एक तो केएसपी की डेफिनेशन निकाली थी, और उसके अलावा हमने उसके जो केएसपी के एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो हमने वर्किंग की थी। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ हमने जो है वहाँ पे पढ़ी थी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि किस तरीके से आता है। अच्छा, अब उसके आगे से हम काम कंटिन्यू करें। कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं इसका रिस्पांस बाद में अलग से दूंगा। क्वेश्चन ये था कि केसी का यूनिट होता है या नहीं होता। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डिबेटेबल क्वेश्चन है, डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर लेटर किसी अगले लेक्चर में दे दूंगा कि होता है या नहीं होता, या कब होता और कब नहीं होता। हमारी बुक के हिसाब से तो ये है कि केसी का यूनिट नहीं होता, लेकिन केसी का यूनिट होता है, लेकिन कभी नहीं भी होता। तो कब होता है कब नहीं होता, ये एक अलग डिस्कशन है। तो मैं कल किसी बच्चे ने पूछा था, शायद एमन ने, आई डोंट रिमेंबर किसने पूछा था। तो बहरहाल ये है कि मैं इसके ऊपर अलग से डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी जरा मुझे टॉपिक कवर करना है, टाइम लिमिटेड है। तो बात सिर्फ जो मैं यहाँ पे कर रहा था, वो बात ये कर रहा था कि जो हमारे पास यहाँ पर जो आज का हमारा लेक्चर है, जो आज का हमारा डिस्कशन है, तो उसमें हमने केएसपी के टॉपिक को उसके आगे से कंटिन्यू करना है, और केएसपी के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं हम उसको जो है वो यहाँ पे आज लेके चलेंगे। तो ज़रा देखते हैं, जिस तरह हमने केसी के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, याद है ना, केसी के न्यूमेरिकल्स को हमने 4 केसेस में डिवाइड करके पढ़ा था। तो उसी तरह से हम केएसपी के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं केएसपी के, वो 4 केसेस के बजाय 2 केसेस में डिवाइड हो गए, यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स ऑफ केएसपी जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिएगा, उसकी ज़रूरत बीच में पड़ जाएगी। तो उसको हम देखते हैं क्या है। केएसपी के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, उनको 2 केसेस में हम डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं केस वाइज आपको समझा देता हूँ कि इसमें काम क्या होगा। जो केएसपी के न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट केस है, वो फर्स्ट केस है कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम केएसपी कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम सॉलिबिलिटी। अभी क्या होता है जरा समझिएगा। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जा रहा है और उसमें किसी सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी बताई हुई है, और आपसे कहा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करें, तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको पुरानी 9th क्लास की केमिस्ट्री से डेफिनेशन समझ लें कि सॉलिबिलिटी सिंपली टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है, उसे सॉलिबिलिटी नाम दिया जाता है। टेंडेंसी टू डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। सिंपल, इतनी बात याद रखें। अब जो हमारे पास केएसपी के न्यूमेरिकल्स का केस 1 है, वो केस 1 ये है कि आपको क्वेश्चन में सॉलिबिलिटी दी जाएगी कि भाई ये सॉल्ट है और इसकी सॉलिबिलिटी इतना ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालें। तो अगर आपको सॉलिबिलिटी दी हुई है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, तो आप उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स में इसमें काम होगा। तो ये किस तरीके से होगा इसको जरा समझें। 3 स्टेप्स में जो हमारे पास काम होगा, वो काम ये होगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमको जिसकी सॉलिबिलिटी दी हुई है, हम पहले स्टेप में उसका एक्टिव मास निकालेंगे या मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो फाइंड द एक्टिव मास
और मोलैरिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है हम उसका निकालेंगे। अभी कैसे निकलेगा मैं इसका फॉर्मूला अभी डिस्कस करता हूं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास होगा उसमें हम रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी एक्टिव मासेस निकालेंगे। अभी कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं, ये जस्ट आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं, काम ऐसे होगा। तो फाइंड दी एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनके एक्टिव मासेस निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे हम बात करते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप होगा यूजिंग केएसपी एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ केएसपी। आपको केएसपी एक्सप्रेशन यूज करते हुए केएसपी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब मैं जरा सेपरेटली डिस्कस कर लेता हूं कि इन स्टेप्स में बेसिकली काम क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द एक्टिव मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। एक्टिव मास का वैसे तो पुराना फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, आप याद कीजिए कि फॉर्मूला क्या था कि अगर आप किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो एक्टिव मास हो जाता है। यही पढ़ा था ना चैप्टर के स्टार्ट में। लेकिन ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम उस वक्त लगता है जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। अगर सपोज करें कि आपको सॉल्युबिलिटी गिवन की हुई है, सही है, सॉल्युबिलिटी जैसे क्वेश्चन में कहा आपको सॉल्युबिलिटी गिवन की हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि एक्टिव मास निकालें, तो एक्टिव मास का एक और फॉर्मूला है जो कि सॉल्युबिलिटी के कंडीशन में अप्लाई होता है। वो दूसरा फॉर्मूला जो एक्टिव मास का है वो वाले भी याद रखिएगा, वो इन न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। वो ये है, एक्टिव मास कह लें या मोलैरिटी कह लें एक ही बात है। एक्टिव मास इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, जो कि आपको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी जाएगी, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही भाई, सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपको जिस चीज की सॉल्युबिलिटी दी हुई है आप उसको डिवाइड कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो जब सॉल्युबिलिटी को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको पहले स्टेप में एक्टिव मास जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में जो आपने काम करना है वो ये जस्ट फॉर्मूला यूज करते हुए आपने एक्टिव मास निकालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की एक्टिव मास निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रेशियोज को यूज करते हुए प्रोडक्ट का एक्टिव मास निकाला जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल के थ्रू। और तीसरे स्टेप में केएसपी एक्सप्रेशन बना के केएसपी की वैल्यू निकालनी है। तो केएसपी का एक्सप्रेशन तो सबको बनाना आता है, कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ था। और बस उस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केएसपी। सिंपल इतना सा काम है। अब ये काम कैसे होगा मैं बकायदा इसको अप्लाई करवा के दिखाता हूं, तो एक न्यूमेरिकल मैं इसके ऊपर करवाता हूं, तो आप उसको जरा ध्यान से समझें कि काम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यूं है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं पेस्ट कर रहा हूं यहां पे, देखें क्या क्वेश्चन है। आज आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। आपके पास एक क्वेश्चन यूं चल रहा है, मैं जरा इसको बड़ा कर दूं। सही भाई, पढ़ने में आ रहा है ना। तो भाई आपके पास जो है बच्चों एक क्वेश्चन है वो इस तरीके से चल रहा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट आपके पास कंपाउंड है CaC2O4 और आपको इसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है? 0.0116 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे फाइंड करें, यह आपसे कहा जा रहा है। तो आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है और आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वो दिया हुआ है, उसका कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो कैसे काम करना है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे इसका डाटा बनाएंगे। जो चीज़ें हमें गिवन है, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें हम डाटा के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया, तो हमें क्या मेंशन करना है डाटा में? कैल्शियम ऑक्जेलेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो आपको जो है गिवन की हुई है। ठीक है, 0.0116 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने पहले तो उसको मेंशन किया डाटा के अंदर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 इज 0.0116 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और
फाइंड क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, केएसपी फाइंड करना है। अच्छा केएसपी तो हम फाइंड करने के, लेकिन उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं डाटा के अंदर ही मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ कैल्शियम ऑक्सिलेट का। ठीक है, तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्सिलेट का मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास निकालूं डाटा में, कैसे निकलेगा, कैल्शियम का है 40, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है, तो 16 4 64 हो जाएगा। तो जरा अपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड करें और बताएं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल रहा है CaC2O4 का। 40 प्लस 24 प्लस 64 128 आ रहा है एमन। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 128 AMU है। और आपने जो चीज फाइंड करनी है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट फाइंड करना है, KSP जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है कुरतुलैन फिजा, थैंक यू बेटा। तो आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा, अब ये किस तरह से फाइंड होगा, उसके लिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करेंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होगा उसको समझें। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है, जो मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, कि हम एक्टिव मास ऑफ गिवन सब्सटेंस निकालेंगे। सबसे पहला काम। अच्छा जी हसनैन, तुमने एक्टिव मास निकाल लिया, वेरी गुड यार, शाबाश। अभी हसनैन मुझे करने दो बेटा अभी। अच्छा स्टेप 1 में आपने गिवन सब्सटेंस का एक्टिव मास निकालना है। तो जब आप गिवन सब्सटेंस का एक्टिव मास निकालेंगे तो उसके लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, एक्टिव मास इक्वल टू सॉल्युबिलिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है जो एक्टिव मास निकालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल ये है कि एक्टिव मास, AM लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्टिव मास इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है ऊपर, हमने उसको यहाँ पे लगाया। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे उसके लिए जिसका सॉल्युबिलिटी आपको डाटा में गिवन है। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट की सॉल्युबिलिटी आपको डाटा में गिवन है, तो आपने उसके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किया कि एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी दी हुई है 0.0116 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम डाटा में निकाल चुके हैं 128 है। तो जब आप सॉल्युबिलिटी को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्टिव मास यहाँ पे मिलेगा। कितना मिल रहा है जी कुरातुलैन और अक्सा, सेम आ रहा है ना, ठीक हो गया, ठीक हो, सबका सेम आ रहा है। फिजाज तुम्हारा सेम आ रहा है आंसर यार, माशाल्लाह। 9.0625 इंटू 10 पावर -5 ये आपके पास आ रहा है। याद रखें ये एक्टिव मास है, और ये एक्टिव मास है तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पे आपका ये स्टेप नंबर 1 हुआ कि आपने एक्टिव मास जो है फाइंड किया उसका जिसकी सॉल्युबिलिटी थी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो आपने काम करना है वो आपने प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस पे काम करना है। ठीक है, तो इसलिए स्टेप नंबर 2 आपके पास बनेगा एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस जो है वो स्टेप नंबर 2 में फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स की एक्टिव मास कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए आप रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशंस आपको नॉर्मली गिवन की जाती हैं, लेकिन बहरहाल बुक के अंदर जो इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। आप इस इक्वेशन के थ्रू प्रोडक्ट का एक्टिव मास निकालेंगे। सिंपल आप रेशोज लगा के ये काम जो है वो करेंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा समझो। 2 तरह के रिलेशंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक को यूज करते हुए काम करें। देखिए भाई, मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहती है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, सही है। कैल्शियम ऑक्सिलेट जो रिएक्टेंट है, आप इसका कोफिशिएंट देखें तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आप कैल्शियम के आयन को देखें तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ऑक्सिलेट आयन देखें C2O4, इसमें कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। यानी रेशो 1:1:1 का चल रहा है। 1:1:1 का मतलब क्या है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्सिलेट जितनी क्वांटिटी में होगा
आपको उतनी ही क्वांटिटी में कैल्शियम के आयंस मिलेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में ऑक्सिलेट आयंस मिलेंगे। 1:1 का रेशो का ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्सिलेट इतना है, जैसे कि हमने पहले स्टेप में निकाला 9.0625 10⁻⁵, तो अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्सिलेट यहां पर इतना है 9.0625 एक्सपोनेंट -5, अगर ये इतना है, तो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बहुत लंबी वैल्यू है यार, ये पूरी जगह घेर रही है। तो अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्सिलेट है 9.06 एक्सपोनेंट -5, अगर ये इतना है, तो डेफिनेटली जो कैल्शियम आयन आपको मिलेंगे वो भी इतने ही मिलेंगे 9.06 एक्सपोनेंट -5, और जो ऑक्सिलेट आयन है वो भी आपको इतने ही मिलेंगे 9.06 एक्सपोनेंट -5। समझ में आ रही ना बात? यानी जो रेशो यहाँ पे चल रहा है, ये रेशो यहाँ पे हमने देखा कि चल रहा है 1:1:1 का चल रहा है, कि जितना कैल्शियम ऑक्सिलेट है उतना ही कैल्शियम आयन है, उतना ही ऑक्सिलेट आयन है। तो जितनी क्वांटिटी में वो होगा उतनी क्वांटिटी में बाकी दोनों भी होंगे। तो इसलिए एक्चुअल में स्टेप नंबर 1 में कैल्शियम ऑक्सिलेट था 9.0625 एक्सपोनेंट -5, तो इसलिए जो कैल्शियम का आयन है पहला प्रोडक्ट वो भी उतना ही होगा, ऑक्सिलेट आयन भी उतना ही प्रोडक्ट होगा। ये इस तरह से होगा। नहीं नहीं, हाफ नहीं है अक्सर, ये सिंपल रेशो आप यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू है। आप कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, 1:1:1 का कोफिशिएंट है, तो उस रेशो को यूज कर रहे हैं, हाफ करके नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये होगा कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है आप उसको, जी जी बिल्कुल बिल्कुल हसनैन, अगर डिफरेंट कोफिशिएंट आ रहा है तो उससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा है। अभी टाइम बचता है तो मैं उस तरह के करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं उन प्रोडक्ट्स को हम अलग से लिख देते हैं। आपके पास पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम आयन, तो आपने पहला प्रोडक्ट लिख दिया भाई, कैल्शियम आयन जो है वो आपके पास है 9.06 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर। और इसी तरह ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन C2O4-2, अच्छा ये अगेन कितना है, ये भी है 9.06 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका आगे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस निकालनी थी। तो प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस जो है वो आप इस तरह की जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको यूज करते हुए यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, इस तरह से होगा। उसके बाद इसके आगे तीसरा स्टेप है, आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3 कुछ भी नहीं है जी। स्टेप नंबर 3 में जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ केएसपी सॉरी, और उसके थ्रू आपने केएसपी की वैल्यू वहां पे डिटरमाइन करनी है। अब केएसपी का एक्सप्रेशन जाहिर सी बात है कि सबको बनाना आता है, लास्ट टाइम हमने क्लोजिंग इसी पे की थी, तो इसलिए स्टार्ट यहीं से होगा कि भाई आप इस स्टेप में जब केएसपी का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो यूं बनेगा कि केएसपी इज इक्वल टू, पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम आयन, आपने वो लिखा, और दूसरा प्रोडक्ट है ऑक्सिलेट आयन, आपने वो लिख दिया। अगर कोई कोफिशिएंट यहाँ पे लगा होता है एक्स वाई, तो ये कोफिशिएंट उनकी पावर में आ जाता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये होगा कि आपने कैल्शियम और ऑक्सिलेट दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल ही लिए। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 9.06 एक्सपोनेंट -5, इसी तरह ऑक्सिलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ऊपर हम निकाल चुके हैं 9.06 एक्सपोनेंट -5। तो इसको अपने कैलकुलेटर पे रख के मल्टीप्लाई कर दें। जब कैलकुलेटर पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे केएसपी की वैल्यू आ जाएगी। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? हाँ भाई क्या आ रहा है? 9.06 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई 9.06 एक्सपोनेंट -5। आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? फिजा का आंसर आ रहा है 8.2083 एक्सपोनेंट -9। शायद भाई आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, हो जाएगा। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो पावर ओवर खुद ही ऐड करके दे देगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आप पावर अलग ऐड करें, 9.0 से उसको 9.06 से अलग मल्टीप्लाई करें, तो वो भी लंबी कहानी है। तो आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर पे वैल्यू एंटर करें, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं शायद भाई आपको मैं करके दिखा देता हूँ, रुक जाए, ये देखें शायद भाई, दिस इज जस्ट फॉर यू गाय। वेरी गुड समीरा, बस एक मिनट रुक जाओ, अब शाहिद भाई ने क्लेम कर दिया, अब तो मैं करवाऊंगा इसको ऐसे।
देखिए शायद भाई, इफ यू आर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर इट विल कैलकुलेट यू डायरेक्टली ना। 9.06 एक्सपोनेंट -5, ठीक है जी। क्या हो रहा है ये, एक मिनट भाई, एक मिनट 9.06 एक्सपोनेंट -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 9.06 एक्सपोनेंट -5, ठीक है भाई। तो शायद पे आपको देखें इस तरह से वो आंसर निकाल के दे देगा, सही ना। 0.0000, अब बैठ के जीरो काउंट कर लें कितने, या फिर आप ऐसे लिख लें, वो आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है कौन सा है। यानी 8.2 10 पावर -9। अरे बेटा थैंक यू, क्या माय प्लेजर बेटा। चलें, तो आई होप समझ में आ गई होगी ना बात कैसे करनी है। तो ये डायरेक्ट क्या करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जी हसनैन, ठीक है जी, हसनैन भाई ऐसे ही आ रहा है, सही है बिल्कुल ही हसनैन, मैंने भी तो यही करके दिखाया यार। तो जनाब आपके पास ये आया, ये आंसर सबसे पहले किसने दिया था, मेरे ख्याल में अक्सर ने दिया था, इमन ने दिया था। अच्छा भाई, तो आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.2 समथिंग इंटू 10 पावर -9। ये आपके पास जो है ये इसका KSP का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर हसनैन जिस तरह आपने लिखा है पॉइंट एक डिजिट आगे पढ़ कर लेंगे तो 10 पावर -10 हो जाएगा, तो एक ही बात है। अच्छा उसके अलावा इसका यूनिट, अच्छा यूनिट जो है वो KSP के एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा। बल्कि यूनिट का तरीका मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि यूनिट क्या लगेगा, m, अब प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को सम करके m की पावर लगा दें। तो पहले प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है 1, दूसरे का भी 1 है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये KSP का यूनिट हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं, कल इस पर हमने डिस्कस किया था, ये यूं भी लिखा जा सकता है, KSP इज इक्वल टू 8.2 एक्सपोनेंट -9, और क्योंकि m स्क्वायर है तो m स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मोल स्क्वायर पर dm6, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बहरहाल ये इसका यहाँ पे आंसर होगा इस तरीके से। तो आपके पास इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं एक कोफिशिएंट वाला भी करवा देता हूँ, ऊपर किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं उसको भी क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन एक बात ये मैं बताता चलूँ कि जब ये न्यूमेरिकल पेपर में आएगा तो दो तरीकों से पूछा जाता है, या तो वो आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में देंगे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे KSP फाइंड करने को कहा जाएगा जो कि हमने किया हुआ है, सही है, 3 स्टेप्स में। दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का ये है कि आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बजाय वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में देंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर DM क्यूब में देने के बजाय मोल पर DM क्यूब में दिया हुआ हो, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहला स्टेप जो पूरा सॉल्व करके दे दिया है, और ऐसे न्यूमेरिकल में आप फिर स्टेप नंबर 2 से काम स्टार्ट करेंगे। तो जब मोल पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्युबिलिटी गिवन है तो आपने उस कंडीशन में स्टेप नंबर 1 नहीं करना, आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से हो, तो इसलिए जरा ख्याल रखना। मैं एक कोफिशिएंट वाला जो है करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन पास पेपर में आता है, आता रहा है, और एक क्वेश्चन में जहन में आ रहा है, मुझे याद है इत्तेफाक से, मैं इसको लिखता हूँ। क्वेश्चन यूँ है कि द सॉल्युबिलिटी of lead iodide is 0.29 gram per dm cube and its molecular mass is 461 AMU। अक्सर स्टेप नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटे। मॉलिक्यूलर मास इज 461 AMU, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ नए सिरे से क्वेश्चन, दोबारा से देख लें। स्टेप नंबर 2 में कुछ भी नहीं, अक्सर सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन से इसे ऑब्जर्व करें, फिर भी कोई मसला रहता हो फिर मुझे बताएगा, मैं पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड है 0.29 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे दिया है 461 AMU, और आपसे कहा जा रहा है इसका आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP फाइंड करें। अच्छा इक्वेशन आपको वो देंगे, फिलहाल मैंने खुद से टाइप किया हुआ, मैं इक्वेशन अभी समझाते वक्त लिख दूंगा। अच्छा भाई, सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है वो ये करना है कि हमने इनका यहाँ पे डाटा बनाना है। अच्छा भाई, जब हम डाटा यहाँ पे बनाएंगे तो डाटा इस तरीके से बनेगा
कि आपको लेड आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी दी हुई है 0.29 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसलिए आपने उसको मेंशन किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड PbI2 इज 0.29 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। साथ में क्या बात है कुरातुलैन, कुरातुलैन एक मिनट बेटे, साथ में इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 461 AMU, और आपने इसका KSP यहाँ पे फाइंड करना है। सही भाई, ये इस तरीके से होगा। ठीक है हसनैन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आप लोग इतनी तेजी से कर रहे हैं, मैं भी तेजी से करवा देता हूँ। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमने यहाँ पे करना है वो यही करना है। स्टेप्स के मैं नाम नहीं लिख रहा, नाम वही रहेंगे जो पिछले क्वेश्चन में थे। मैं डायरेक्ट स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ, काम की बात। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही कि भाई जिस चीज़ की सॉलिबिलिटी हमें दी हुई है हमने उसका एक्टिव मास फाइंड करना है पहले स्टेप में। तो जब हम एक्टिव मास यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये एक्टिव मास ऐसे फाइंड होगा कि पहले तो फॉर्मूला लगाया आपने कि एक्टिव मास इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपने लेड आयोडाइड के लिए अप्लाई किया। तो लेड आयोडाइड का एक्टिव मास कैसे निकलेगा, सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड 0.29 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 461। तो जब आप एक्टिव मास लेड आयोडाइड, अच्छा एक्टिव मास को हमेशा याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ लेड आयोडाइड इज इक्वल टू, अब आपका जो आंसर आ रहा है मैं वही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर आ रहा है 6.290 10 पावर -4, और इसका यूनिट यहाँ पर होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसका जो है यहाँ पे यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 भाई ध्यान से करने का, इसको जरा देख लें। स्टेप 2 की वजह से रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 2 में आपने प्रोडक्ट एक्टिव मास निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा जरा वो देख लें। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले तो रिएक्शन की जो इक्वेशन है हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। इक्वेशन आपको एक्चुअल क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि दी जाएगी, तो आपने उसको मेंशन किया कि भाई लेड आयोडाइड है, डिकम्पोज हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, सॉरी आयोनाइज हो रहा है और बना रहा है लेड आइंस, और साथ में फॉर्म कर रहा है आयोडाइड आइंस। सही, ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, इसकी बैलेंस फॉर्म है। आप सबसे पहले कोफिशिएंट के रिलेशन लगाएंगे। लेड आयोडाइड का कोफिशिएंट है 1, लेड आयन का कोफिशिएंट है 1, आयोडाइड आयन का कोफिशिएंट है 2। यानी यहाँ पे जो रिलेशन चल रहा है वो 1 1 2 का रिलेशन जो है वो चल रहा है। जिसका मतलब क्या है कि लेड आयोडाइड जितनी क्वांटिटी में है, लेड आयोडाइड जितनी क्वांटिटी में है उतनी ही क्वांटिटी में आपको जो है वो लेड आयन मिलेगा, लेकिन आयोडाइड आयन उसकी डबल क्वांटिटी में मिलेगा। 1 1 2 का ये मतलब है कि लेड आयोडाइड जितना, लेड आयन उतना, आयोडाइड आयन उसका डबल। समझ में आ रही है? चुनाचा यहाँ पे क्या होगा कि आपको लेड आयोडाइड जो आपने पहले स्टेप में निकाला हुआ है वो है 6.29 एक्सपोनेंट -4। नहीं अक्सा, बिल्कुल भी नहीं अक्सा, ऐसा हरगिज भी नहीं है। प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस को जब भी आप ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट के बराबर आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं होता। हो सकता है यही चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो, इसलिए जस्ट रेशो जो चल रहा है उस हिसाब से आपने चलाना है। प्रोडक्ट का टोटल एक्टिव मास रिएक्टेंट के टोटल एक्टिव मास के बराबर नहीं होता, ये चीज़ याद रखें। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे क्या है कि लेड आयोडाइड दिया हुआ है 6.29 एक्सपोनेंट -4 इतना, तो लेड आयन भी उतना ही मिलेगा क्योंकि 1:1 का रेशो है, तो इसलिए लेड आयन भी आपको सेम क्वांटिटी में मिलेगा 6.29 एक्सपोनेंट -4। लेकिन आयोडाइड आयन जो है वो लेड की डबल क्वांटिटी में मिलेगा, तो इसलिए आयोडाइड आयन आपको कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 6.29 एक्सपोनेंट -4 ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी एक्टिव मासेस को अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आगे उसी का काम है। तो एक्टिव मास ऑफ लेड आयन इज इक्वल टू 6.29 एक्सपोनेंट -4। इसी तरीके से एक्टिव मास ऑफ आयोडाइड आयन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
6.29 एक्सपोनेंट -4। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1.258 10 पावर -3। ठीक है, और ये क्योंकि एक्टिव मास है, इसका यूनिट जो होगा वो यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये इस तरीके से होगा। तो बस खाली स्टेप 2 में इतनी सी बात समझाने की थी कि आपने कोफिशिएंट कैसे यूज करना है। स्टेप 3 तो वही बच्चों का गेम है। स्टेप नंबर 3 में जब हम काम करेंगे तो उसमें जस्ट हमने केएसपी एक्सप्रेशन बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है, खत्म, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए स्टेप नंबर 3 में आपने जस्ट केएसपी के एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो केएसपी एक्सप्रेशन जाहिर सी बात है उसी तरह से बनेगा कि केएसपी इज इक्वल टू, पहला प्रोडक्ट है लेड आयन, आपने उसको लिखा। सेकंड प्रोडक्ट आयोडाइड आयन है, आपने उसको लिखा। इक्वेशन को एक नज़र देखते रहें ताकि समझ में आ जाए। इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सही भाई, ये इक्वेशन चल रही है, उसका पहला प्रोडक्ट लेड आयन है, दूसरा आयोडाइड है, तो हमने उसको यहाँ पे लिखा। और कोफिशिएंट्स इसके पावर में आ जाएंगे। आयोडाइड का कोफिशिएंट 2 है, वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि KSP इज इक्वल टू, जो लेड आयन है वो है 6.29 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, जो आयोडाइड आयन है वो है 1.258 एक्सपोनेंट -3। तो जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हसनैन ने आंसर दिया है। हाँ भाई, और कोई चेक कर ले। हसनैन भाई कह रहे हैं सर इसका आंसर है, हसनैन मैं पॉइंट शिफ्ट करके लिख रहा हूँ इस तरह, 7.9153 इंटू 10 पावर -7। एमन का भी यही आंसर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये इसका आंसर है और इसका यूनिट होगा m³ या 7.915 10 पावर -7। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अगर मिस हो रहा है तो कोई मसला नहीं। 7.19, ओहो, 7.915 इंटू 10 पावर -7 मोल क्यूब पर dm9। ठीक है, ये होगा और ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो भाई ये इस तरीके से करने के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग अपने ध्यान में रखें कि भाई ये आपने इस तरीके से करना है। तो ये KSP के न्यूमेरिकल हैं जो इस तरह से किए जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा कि करना क्या है। सही है, इससे मैचिंग एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे पेस्ट कर रहा हूँ। हसनैन क्लास बेटा मैं ऑफ कर रहा हूँ, मैंने मैसेज भी किया था कि क्लास आज शॉर्ट रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मसला है। जस्ट आफ्टर 1 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ इसको। तो इसमें जस्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका एक ये वाला है सॉल्व करने का, उसको आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। पास पेपर का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मैं यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको भी अपलोड कर दूंगा, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। आपके ये होमवर्क के क्वेश्चन है। सही जी, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है आप लोगों ने। और एक क्वेश्चन जो है ये वाला है मोल पर dm³ में जिसमें दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये वाला है जो आपने ट्राई करना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए बच्चों, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से होगा। ठीक है ना, तो मुझे आज बस इतना ही डिस्कशन इस पर करना था और इंशाल्लाह ताला फिर जो हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम KSP के न्यूमेरिकल का सेकंड केस करेंगे। देन कॉमन एंड इफेक्ट के टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ली शेटलियर प्रिंसिपल के टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी ये वाली फाइल, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और आज ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।